हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारा नया चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति उद्योग। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले होती क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए इकोनॉमिक फैक्टर्स को इस तरह रेगुलेट करती है ताकि जो भी प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी कंट्री के जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पूरा किया जा सके। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने 5 ईयर प्लान शुरू किए। किस लिए किए? सो दैट ऑप्टिमम यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज किया जा सके। ठीक है। तो इन सिंस 1951 लगातार हम लोग क्या करें, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कर रहे हैं। इंडिया ने अब तक 12 5 ईयर्स प्लान पूरे कर दिए। ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक। जो प्लानिंग कमीशन था दैट वाज सेट अप इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बनाया गया था। अब जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम है नीति आयोग। अब इसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है। नीचे हमें डाटा दिया है प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स का। जो प्लानिंग कमीशन था वो लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंडर स्टार्ट किया गया। ठीक है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया। आप देखो डेवलपमेंट कितनी हुई है, जीडीपी में क्या ग्रोथ आई है ड्यूरिंग द प्लान्स। ठीक है। तो अगर हम प्लान्स की बात करें तो जीडीपी जो है हर साल हर प्लान्स में राइज की है, बीच में यहाँ फॉल करके फिर राइज होनी शुरू होगी। फिर ये जो है 90 से लेके 92 तक जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था तो ये डाउन गई है, उसके बाद फिर अप होनी शुरू हो गई। 2019 प्लान में 5.5, देन 10th में 7.8, फिर 7.9 और जो 12th प्लान है उसमें थोड़ी कम हुई है। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया की उसकी मेन फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहली फीचर है कि डेमोक्रेटिक। इंडिया में जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है डेमोक्रेटिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ठीक है। प्लान्स करता कौन है? प्लानिंग कमीशन करता है। अप्रूव कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे अप्रूव करती है। ठीक है। अब जो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है उसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं, पर उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी ओपिनियन लेके फिर प्लान किया जाता है। डिफरेंट सेक्टर डेवलपमेंट प्लान जो हैं वो 3 सेक्टर्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एक हो गया पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा जॉइंट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिक और की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट का रोल प्ले करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे स्ट्रेस देता है। जो जॉइंट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर इन दोनों को मिला के बनता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इसमें सेंट्रल और स्टेट प्लान्स दोनों को ध्यान में रखा जाता है, दोनों की को एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है। तो एवरी 5 ईयर प्लान पहले तो जो आउटले किया जाता है दोनों का अलग किया जाता है। ठीक है। सेंट्रल प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन के अंडर काम करता है और जो स्टेट प्लान है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इंडियन प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की तरह ही है। ठीक है। इसमें ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है फंड्स को अलोकेट कैसे करना उस पे स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है। फिजिकल टारगेट्स पे इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना इस बात पे स्ट्रेस होता है कि फंड्स किसको कितने अलोकेट करने हैं। अनचेंजिंग प्रायोरिटी, पिछले जितने भी 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उनमें प्रायोरिटी अभी भी सेम ही है। प्रायोरिटी क्या है? इंडस्ट्री को डेवलप करना, पावर, एग्रीकल्चर करना, माइनर मॉडिफिकेशंस करना, मींस प्रायोरिटीज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। देन जो इंडियन प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्लानिंग है।
ठीक है जी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बिना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म के बिना शॉर्ट टर्म सर्वाइव नहीं हो सकता। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सेट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करती है, जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमने सेट ऑब्जेक्टिव सेट किए जिसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, ये जो भी प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले प्लान तैयार करता है। ठीक है, प्लान तो प्लानिंग कमीशन ही तैयार करता है, करने के बाद वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है। जब गवर्नमेंट को उसे अप्रूव करती है, फिर उसे एग्जीक्यूट करती है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, जितने भी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट क्यों है? बिकॉज ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, सारे सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डेफिनेट टाइम पीरियड, ये जो प्लानिंग की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादातर 5 ईयर प्लान्स के लिए होती है। 1 ईयर प्लान जो है बीच बीच में किए गए थे, ज़्यादातर ये 5 ईयर ड्यूरेशन के लिए है। स्लोगन, इकोनॉमिक प्लानिंग में कई तरह के स्लोगन्स भी दिए जाते हैं, जैसे सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इस तरह से स्लोगन भी दिए जाते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जिससे प्रोडक्शन होगी, फिर जिससे इनकम इंक्रीज होगी। इंडिया में जो डेवलपिंग कंट्री है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा, उसको रिड्यूस करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज़, रीजनल इनइक्वालिटीज़ इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको रिमूव करना ये भी इसका मेन मकसद है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आना। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नेशनल इनकम को बढ़ाना, इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना, रीजनल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना और प्राइस को स्टे करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है? जब हम सारे सेक्टर्स की बैलेंस ग्रोथ करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। हर एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब उन रिसोर्सेज को फुली कैसे यूटिलाइज करना है ये हम इकोनॉमिक प्लानिंग में तय करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी भी, हमारे देश को या डेवलपिंग कंट्री को किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो इसके लिए प्लान किया जाता है। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमिक सेक्टर इज आल्सो मेन ऑब्जेक्टिव। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कैसे? रिकंस्ट्रक्ट आ गया, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, वॉर, रेवेज, इकोनॉमी आ गई, जहाँ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी में कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा ये गरीब लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि जो पुअर लोग हैं दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द एफ्लुएंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सिक्योरिटी पुअर्स को प्रोवाइड करना है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, तो डेवलप जैसे पावर जनरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर, इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी, ये भी इसका मेन फंक्शन है। एलिवेशन ऑफ पावर्टी, पावर्टी को रिमूव करना। पॉइंट क्लियर। तो ये आगे मेन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कि जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग अब तक हुई है उसमें प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, आप पहले भी हमने ये टेबल देखा है, तो इससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई है और नेशनल इनकम जीडीपी जो है वो भी राइज की है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंडिपेंडेंस से पहले जो पर कैपिटा इनकम थी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल थी। ठीक है, जैसे जैसे प्लानिंग हुई तो वो जो है पर कैपिटा इनकम रेज हुई। ठीक है, 11th प्लान ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 6.5। ठीक है, 12th प्लान इट वाज 5.4। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग से पर कैपिटा इनकम रेज हुई है। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन में भी राइज हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे राइज हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सेविंग्स पे डिपेंड करती है, सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है। तो 50-51 में जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन 8.7% था, अब ये 30.6% हो गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स हुए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या आएगा, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, फिर भी जितने इम्प्लीमेंट हुए उससे भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है। ठीक है, अब दोनों केसेस की वजह से, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स 4 गुना बढ़ गए। ठीक है, जो प्रोडक्शन पहले 550 लाख टन थी, ये 2775 लाख टन हो गई, 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गई। इसके अलावा इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है। बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, सब में डेवलपमेंट हुई है। पब्लिक सेक्टर पहले से डेवलप हुआ है। ठीक है, कंट्री जो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी हुई है। तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन देखो कितनी हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2016, 17, 18 में इतने % इंक्रीज हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो सब में काफ़ी राइज आया है। इसके अलावा सोशल सर्विसेज में काफ़ी जो है चेंजेस आए हैं। जो डेथ रेट है वो पहले से कम हो गई है। ठीक है, 1951 में 40.8 पर 1000 थे, अब 6.4 पर 1000 है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो पहले 33 ईयर्स थी, अब 69 ईयर्स है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो गई हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के नंबर काफ़ी कई गुना बढ़ गए हैं। हेल्थ जो है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आए। गवर्नमेंट ने कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स चलाई हैं। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की गई हैं। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन बहुत हुई है ड्यूरिंग द प्लान्स पीरियड। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। प्लानिंग पीरियड में एक्सपोर्ट हैव नॉट ओनली, ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ा है बल्कि डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो प्लानिंग पीरियड में ना सिर्फ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है बल्कि डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था फॉरेन ट्रेड वाले, जो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई हो गया है। हम लोग ना सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी,
तो इन सब की हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा इंपोर्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हमने शुरू कर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी डेवलप हो चुकी है। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी पहले से काफ़ी हो चुके हैं। लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, अब जो है बिजनेस में ज़्यादा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं होता। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होता है कि एक बार बिजनेस डाउन आके फिर वो जो है रिगेन करता है, फिर पुरानी पोजीशन पे आके फिर डाउन जाता है। तो अब ये हो गया है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन पहले से कम हो गई है। जो प्रोडक्शन है इकोनॉमिक प्लानिंग में प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड की जाती है। ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी जो है प्लान्स फॉर्मुलेट करती है, ये नेचुरल ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज को ऐड करती है, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है, फिर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली की जाती है। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस किया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। नाउ व्हाट आर द फेल्यूर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो पहला फेल्यूर तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 21.9% पॉपुलेशन अभी भी पुअर है। ठीक है, राइज इन प्राइसेस, हर साल जो है गुड्स के प्राइसेस राइज कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ प्राइस राइज वाज 9.5 और ये 3.5% है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो राइज हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुई है क्योंकि हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पहले से बढ़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर बेनिफिटेड। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पर उससे सारी स्टेट्स को फायदा नहीं हुआ। इनकम और वेल्थ अभी भी इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, मतलब कोई काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर है। मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अभी भी उतना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना एफिशिएंट नहीं है। शॉर्टफॉल ऑफ टारगेट, हमारे टारगेट्स जो हैं वो पूरे भी नहीं हो रहे। स्लो और कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है बट उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। डिफरेंट रीजन में की ग्रोथ अभी भी अनबैलेंस है। ठीक है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप हुआ है बट पॉइंट ये राइज होता है कि जितना डेवलप्ड कंट्रीज है उतना ये सारा कुछ राइज नहीं हुआ। हम लोग अभी भी उनसे काफ़ी पीछे हैं। इम्बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है बट वो अभी भी इम्बैलेंस है। अब क्यों कॉजेज ऑफ स्लो रेट क्यों कम हुए हैं जबकि इकोनॉमिक प्लानिंग प्रॉपर हो रही है, फिर भी ग्रोथ कम क्यों है? सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज जैसे ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अभी भी कम है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर अभी भी उसे मानसून पर, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन पर, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री अनरेस्ट। इकोनॉमिक कॉजेज, तो इकोनॉमिक कॉजेज में हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उसकी रेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसके कई कारण हैं। जैसे हम लोग अभी भी मानसून पे डिपेंड कर रहे हैं, कल्टीवेशन के ओल्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्वालिटी सीड्स की कमी है। ठीक है, जब वो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया की ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज आगे। ठीक है, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ एबल कम्पिटेंट ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इंडिया में जो कम्पिटेंट और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है जिसकी वजह से क्या है, एक ग्रोथ रेट हमारी स्लो है। पॉलिटिकल कॉजेज आर, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड आफ्टर 5 years,
ठीक है। द मेन कंसर्न मिनिस्टर इज़ टू प्लीज़ वोटर्स, मतलब मिनिस्टर जो है वोटर्स को खुश करने के लिए, इलेक्शंस में विन करने के लिए वो इस तरह से पॉलिसी बना देते हैं जो कि प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। नेचुरल कॉजेज़ में आ गया, कभी ड्रॉट आ गई, कभी फ्लड आ गया, जिसकी वजह से प्लानिंग जो है स्लो हो रही है। सोशल कॉजेज़ आ गए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशन, कस्टम से भी इफ़ेक्ट होती है। इंडिया में कास्टिज़म, जॉइंट फैमिली सिस्टम, डाउरी सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पर्दा सिस्टम, तो कई तरह के सोशल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाई। इंटरनेशनल कॉजेज़ में आ गया कि इंडिया को कई बार चाइना से, पाकिस्तान से, मतलब क्या हुआ कि वॉर के चांसेस होने की वजह से जो इंडिया है उतना डेवलप नहीं हो पाया, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई। यहाँ कह दो कि हम लोग जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना था इंडस्ट्रीज़ पे, वही हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन पर, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। मॉरल कॉजेज़ भी हैं। मॉरल कॉजेज़ में आ गया कि जैसे नेशनल स्पिरिट, किसी को भी सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव नहीं है, सोशलिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। नाउ व्हाट आर द सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो सजेशन यही है कि क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब भी प्लान करना है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इस तरह से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है। देन जो भी प्लानिंग है वो फिजिकल प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फिजिकल प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल टारगेट्स होने चाहिए, उसके ब्लूप्रिंट्स पहले तैयार होने चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो किस तरह से आएगी। इसके अलावा जो लोकल नीड्स हैं उन पे स्ट्रेस देना चाहिए, ठीक है ना। कई रीजंस बहुत बैकवर्ड है क्योंकि उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ रीजंस है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वहाँ उनकी ज़रूरतों पे स्ट्रेस देना चाहिए। जो जेस्टेशन पीरियड है किसी भी प्रोजेक्ट का वो कम होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स, बैलेंस ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, तो प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी अगर हम कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक है ना। मतलब भी दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि हम ना ही ज़्यादा कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करें ना ही ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। देन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जो भी लैंड रिफॉर्म्स तैयार किए गए हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो वेस्ट लैंड कल्टीवेटेड वो अंडर कल्टीवेशन आने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो राइज करनी चाहिए। बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जैसे हमने किया कि कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स में बैलेंस होना चाहिए, उसी तरह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। अब जो पब्लिक सेक्टर्स है वहाँ पे इनएफिशिएंसी की वजह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक तरह का ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो अंडर कंट्रोल होते हैं, उस पर टैक्सेस बहुत लग जाते हैं। ज़्यादा टैक्सेस होने की वजह से भी वो आके पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। प्राइस में स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रूरल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तभी जो है रीजनल इम्बैलेंसेस ख़त्म होंगे, ठीक है। स्टेट और सेंटर में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है, तभी पूरी इकॉनमी जो है डेवलप हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर में जो भी कमी है उसको प्रॉपर डेवलप होना चाहिए। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। हमने किया वीकनेस में कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है। एबल एफिशिएंट ऑफिसर्स सिलेक्ट होने बहुत ही ज़रूरी है सो दैट प्लान्स को इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी में तो हम करते ही है ना कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कैसे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड ही है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जब भी हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटी। सबसे पहले जब भी हमने प्लानिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। किसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए? नेशनल गोल्स के साथ, मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ, इनके साथ कंसिस्टेंट होके ही वो प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिस पे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, ठीक है। जो प्लानर्स हैं उनके पास नेसेसरी डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी है, इंडस्ट्री कितनी है, लेवल ऑफ पावर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सारा डाटा हो। उसके बेसिस पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। देन अप्रोच पेपर। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए फिर हम अप्रोच पेपर तैयार करते हैं जिसमें ग्रोथ टारगेट्स हो गए, ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान डॉक्यूमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। अब जब हमने अप्रोच पेपर भी तैयार कर लिया उसके बाद वो जो अप्रोच पेपर है यूनियन कैबिनेट के आगे रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के आगे रखा जाता है अप्रूवल के लिए। अब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बाकी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट्स हैं, ठीक है। वो उनको सारे जो कि सारी नेशन को करते हैं, अब वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद डिटेल्ड प्लान डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है जी। प्लान डॉक्यूमेंट एक अप्रोच पेपर का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कई तरह की जो है स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप्स उन और एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लेके इसे तैयार करता है, ठीक है। वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। देयर कुड बी डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स फॉर वेरियस सोर्स ऑफ पावर, थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। फिर उनकी रिपोर्ट्स को जो है व्यू करके स्टीयरिंग कमेटी ड्राफ्टिंग डिटेल प्लान डॉक्यूमेंट अप्रूवल करने के बाद क्या किया जाता है? प्लानिंग कमीशन जो है वो डिटेल्ड प्लान डॉक्यूमेंट तैयार करता है, ठीक है। ये अप्रोच पेपर की एक्सटेंशन ही होती है, ठीक है। इसमें मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कई तरह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप सेटअप करता है, ठीक है। वो जो ग्रुप्स होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? लुक्स ओवर करते हैं, प्लस उसकी असेसमेंट ऑफ फंड्स करते हैं भी कितना उनके लिए फ़ंड की ज़रूरत है और क्या क्या उसकी मेजर्स चाहिए, ठीक है। उनकी जो रिपोर्ट होती है वो कंसिडर की जाती है। उसके बाद जो प्लान डॉक्यूमेंट्स है उसका अप्रूवल तैयार किया जाता है, ठीक है जी। अप्रूवल तैयार करने के बाद वो नेशनल डिफेंस काउंसिल के सामने रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर अप्रूव्ड, जब वो उसे अप्रूव कर देता है देन ड्राफ्ट बिकम्स द फाइनल। अब प्लान फाइनल हो गया तो प्लान को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है जी। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया प्लान तो फिर हम इवेलुएट करेंगे कि जो हमने प्लान किया वो सही है या गलत है। जो हमारा प्लान था जैसा हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग का सारा टॉपिक। इसके बाद हम नीति आयोग का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।